क्या बच्चों आपको भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट समझने में हो रही है दिक्कत? तो अपनी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके जाएं और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान, स्वागत करता हूं आपका अपने शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 2 पे पहुंच चुके थे और इसका हम आज लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर अभी तक आपने इनके दोनों लेक्चर्स नहीं देखे हैं बेटा, तो आप हमारे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट पे जाकर उसे देख सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नाम से हमने एक अलग से ही प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आप लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं जिसमें आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा, और लेक्चर नंबर आप 2 देख सकते हैं बेटा जिसमें आपको फेयोल साहब के, या हम कह सकते हैं हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट समझने में मदद करेंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए बेटा, व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। देखिए बेटा, लेक्चर 1 में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के मतलब को समझ लिया था कि आखिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते क्या है। एक जनरल गाइडलाइंस होते हैं बेटा जो एक मैनेजर डिसीजंस लेते वक्त या उन्हें इंप्लीमेंट करते वक्त क्या करता है बेटा, फॉलो करता है। सेकंड टॉपिक हमने क्या पढ़ा था, फीचर्स या हमने कैरेक्टरिस्टिक समझे थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के। थर्ड टॉपिक हमने पढ़ा था बेटा कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की आखिर इंपॉर्टेंस क्या होती है। और जो लेक्चर नंबर 2 था बेटा उसमें हमने बात करी थी हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। देखिए हेनरी फेयोल के जो प्रिंसिपल्स है ना बेटा, वो मैनेजमेंट के ऊपर ज्यादा है ना, मैनेजमेंट के ऊपर ज्यादा प्रभाव डालते हैं। इन्फ्लुएंस ज्यादा किसका है उनके ऊपर, मैनेजमेंट का ज्यादा है। तो हेनरी फेयोल के अगर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपने अभी तक नहीं समझे हैं तो आप लेक्चर नंबर 2 जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टेलर साहब के साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। क्या होने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन लेक्चर रहने वाला है, समझते हैं हम। देखिए बेटा, जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था कि हेनरी फेयोल जो है बेटा वो फादर किसके हैं, जनरल मैनेजमेंट के। फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कौन है बेटा, हेनरी फेयोल। लेकिन हम बात करें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है, मतलब वैज्ञानिक है ना, वैज्ञानिक सिद्धांतों के जनक कौन है बेटा, तो वो कौन है बेटा, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जिन्हें हम किसके नाम से जानते हैं, FW टेलर के नाम से भी जानते हैं। ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के क्या है बेटा, जनक है, या इन्हें हम फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। याद रखना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कौन है बेटा, हेनरी फेयोल, और फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कौन है बेटा, आपके टेलर साहब। तो इनके बारे में फटाफट से हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं और फिर हम इनके 4 प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। फेयोल साहब ने कितने प्रिंसिपल्स दिए थे बेटा, 14, और टेलर साहब ने कितने प्रिंसिपल्स दिए हैं बेटा, 4। लेकिन इनके जो प्रिंसिपल्स है बेटा वो साइंस के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं और एक इंडिविजुअल वर्कर्स के बारे में डिस्कशन ज्यादा करते हैं। फेयोल साहब के अगर आप प्रिंसिपल्स देखोगे बेटा, जो 14 प्रिंसिपल्स हमने समझे हैं वो मैनेजमेंट के ऊपर ज्यादा प्रभाव डालते हैं, और जो टेलर साहब के हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे बेटा ये वर्कर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। किसके ऊपर बेटा, वर्कर्स के ऊपर। तो हम समझते हैं इनका बेसिक इंट्रोडक्शन। फ्रेडरिक विंसलो टेलर वॉज अ फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट। कौन है बेटा, ये फाउंडर है साइंटिफिक मैनेजमेंट के, यानी कि फादर है साइंटिफिक मैनेजमेंट के। बाय प्रोफेशन ही वॉज एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर। इनका प्रोफेशन क्या था बेटा, अमेरिका के अंदर एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। According to Taylor, scientific management means knowing exactly what you want men to do and seeing that they do in the best way and the cheapest way. टेलर के हिसाब से साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि आप जो इंसान से काम करवाना वाले हैं वो कैसे करवाना है और क्या करवाना है, और उस काम को करवाने का सबसे चीपेस्ट मेथड या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं उस काम को करते वक्त। समझ में आया बच्चों, नहीं आया दोबारा समझो क्या बात हो रही है। टेलर साहब के हिसाब से क्या है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट वो चीज होती है कि आप अपने एम्प्लॉय से या आप अपने सबऑर्डिनेट से क्या काम करवाना चाहते हैं, और जो काम आप करवाना चाहते हैं उसको सबसे चीपेस्ट वे में या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के साथ किस तरीके से हम उसे कर सकते हैं ताकि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी निकल के आ सके। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, द टेलर हैज फॉर्मुलेटेड द 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट व्हिच आर एक्सप्लेन्ड बिलो। तो टेलर साहब ने कितने प्रिंसिपल्स दिए हैं बेटा मैनेजमेंट के, 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं, और ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के जनक कहे जाते हैं। तो याद रखना है बेटा, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे टेलर साहब क्या कहना चाहते हैं कि जो आप काम करवाना चाह रहे हैं उसका सबसे चीपेस्ट वे और बेस्ट वे क्या है काम करने का, वो ही हमें ढूंढना है इन साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की मदद से। क्लियर है बच्चों? तो फटाफट से हम चारों प्रिंसिपल्स को समझने की कोशिश करते हैं। और हमारा पहला प्रिंसिपल क्या है बेटा, साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब। साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब, ये क्या है देखिए समझते हैं बेटा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल
टेलर इंसिस्ट that each job performed in an organization should be based on scientific inquiry rather than an intuition or hit or trial method. यहां पे टेलर साहब क्या कहना चाहते हैं बेटा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी आप काम परफॉर्म कर रहे हो वो साइंटिफिक इंक्वायरी के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, ना कि इंट्यूशन के, कि मुझे ऐसा लगा ऐसा करना चाहिए या पहले भी ऐसे करते आ रहे थे और अभी भी ऐसे करना है। रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है बेटा, यहां पे रूल ऑफ थंब का मतलब यह है कि जैसे आपने पहले काम किया था वैसे ही काम नहीं करते आना है। एनवायरमेंट के साथ, बदलते हुए माहौल के साथ, सिचुएशन के साथ आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, अपनी प्लानिंग को, अपने काम को भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। He says that there must be thinking before doing. टेलर साहब क्या कहते हैं कि किसी भी काम को करने से पहले सोचो, चिंतन करो। ऐसा नहीं कोई भी काम कर लिया कि मेरा मन हुआ मैंने काम कर लिया, ऐसे नहीं करना है। टेलर साहब क्या कह रहे हैं कि किसी भी काम को करने से पहले सोचो, चिंतन करो, ठीक है। ऐसे नहीं कि पहले भी ऐसा ही काम किया था तो अभी भी वैसा ही काम करेंगे, नहीं। काम को करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या है एग्जाम्पल बच्चों? अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ थंब, रूल ऑफ थंब के हिसाब से क्या है, द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्स टू डू अ पर्टिकुलर जॉब इज डिसाइडेड बाय मैनेजर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पास्ट एक्सपीरियंस। क्या बात हो रही है बेटा कि किसी एक काम को, पर्टिकुलर जॉब को पूरा करने के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम सेट किया जाता है वो मैनेजर्स डिसाइड करते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर। वो तो करते हैं, लेकिन साथ के साथ ये भी देखिए, टेलर सजेस्टेड दैट स्टैंडर्ड टाइम शुड बी सेट अप साइंटिफिकली बाय परफॉर्मिंग द टाइम स्टडी एंड देन द टारगेट शुड बी फिक्स्ड। टेलर यहां पे क्या सजेस्ट कर रहे हैं बेटा कि जो स्टैंडर्ड टाइम आप सेट कर रहे हो साइंटिफिक प्रोसेस से, साइंटिफिक इंक्वायरी से, उसको सेट करने से पहले आपको टाइम स्टडी पे फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद आप दिन के टारगेट को क्या करोगे, फिक्स करोगे। तो सर ये टाइम स्टडी क्या होती है, इसे हम अभी आगे के लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। तो पहला हम क्या समझे बेटा, साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब। इसमें टेलर साहब क्या कहना चाहते हैं कि कोई भी काम को करने से पहले आपको उस काम पे विचार करना चाहिए कि हम क्या काम करने वाले हैं, रादर देन इंट्यूशन और हिट और ट्रायल मेथड। मतलब पहले भी ऐसा किया था अभी भी ऐसा कर ले, ऐसा नहीं। काम को करने से पहले सोचो और उसके बाद उस काम को क्या लेके आओ बेटा, एक्शन में लेके आओ। ये पहला प्रिंसिपल बोलता है टेलर साहब का। क्लियर है क्या बेटा? आई होप आपको ये समझ में आई होगी। दूसरा प्रिंसिपल क्या है बेटा, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का यहां पे मतलब है कंफ्लिक्ट। हार्मनी मतलब प्रेम भाव बना रहे, कंफ्लिक्ट ना हो। यहां पे क्या बात हो रही है, यहां पे टेलर साहब क्या कहना चाह रहे हैं, देखते हैं। द टेलर एम्फेसिस दैट देयर शुड बी कंप्लीट हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। यहां पे टेलर साहब क्या कहना चाह रहे हैं बेटा कि एक ऑर्गेनाइजेशन या एक मैनेजमेंट के अंदर एक प्रेम भाव वाला या बढ़िया माहौल होना चाहिए वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में। मैनेजमेंट वर्कर्स को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे, वर्कर्स मैनेजमेंट को भी इंपॉर्टेंस दे। ये जरूरी है बेटा, क्योंकि जब एक वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में किसी तरह का कोई क्लैशेस नहीं होगा, कंफ्लिक्ट नहीं होगा, जब उन दोनों के बीच में हार्मनी बनी रहेगी बेटा, तभी जाके एम्प्लॉय अपनी 100% एफिशिएंसी के साथ काम कर पाएगा और तभी जाके एक मैनेजमेंट अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएगा। तो टेलर साहब यहां पे क्या बोलना चाह रहे हैं बेटा कि एक वर्कर्स और मैनेजमेंट, या हम कह सकते हैं मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट के बीच में कंफ्लिक्ट वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, हार्मोनियस रिलेशनशिप होना चाहिए, प्रेम भाव वाला रिलेशनशिप होना चाहिए। मैनेजर सबऑर्डिनेट की बात पे ध्यान दे और सबऑर्डिनेट मैनेजर्स की बात पे ध्यान दे, तब जाके क्या होगा बेटा, एम्प्लॉय सही तरीके से काम कर पाएंगे और मैनेजमेंट एक अच्छी ग्रोथ को हासिल कर पाएगा। तो ये फोकस लगातार किस पे कर रहे हैं बच्चों, वर्कर्स पे फोकस कर रहे हैं। तो पहला प्रिंसिपल हमने क्या पढ़ा बेटा, साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब। और दूसरा साइंटिफिक प्रिंसिपल हमने क्या पढ़ा टेलर साहब का, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। यानी कि वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में एक हार्मोनियस रिलेशनशिप होना चाहिए बेटा, ताकि मैनेजमेंट अच्छी तरीके से रन कर पाए और एम्प्लॉय अपनी 100% एफिशिएंसी के साथ काम कर पाए। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। तीसरा प्रिंसिपल क्या बोलते हैं बेटा टेलर साहब, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। याद करो बेटा, हमने मैनेजमेंट का फीचर पढ़ा था बेटा, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। आप मैनेजमेंट को आइसोलेशन में परफॉर्म नहीं कर सकते। जब आप एक बड़ी कंपनी रन कर रहे हो बेटा, तो उसमें आप अकेले रह के काम नहीं कर पाओगे, आपको कॉपरेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां पे क्या कहना चाह रहे हैं टेलर साहब, समझते हैं। देयर शुड बी अ कंप्लीट कॉपरेशन ऑन द पार्ट ऑफ लेबर्स एंड मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। क्या होना चाहिए, पूरे मैनेजमेंट के अंदर एक प्रॉपर कॉपरेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए लेबर्स और मैनेजमेंट के बीच में। इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि मैं अपने हिसाब से अपना काम कर लूंगा, आप अपना काम जानो, ऐसे नहीं। कॉपरेशन के थ्रू काम करना पड़ेगा। मेरा अपना काम हो गया तो मैं अपने सबऑर्डिनेट की क्या करूंगा, मदद करूंगा। और ये जो प्रिंसिपल है बेटा, ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही एक्सटेंशन फीचर है। दिस प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसमें क्या बताया गया है बेटा कि मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज को एक दूसरे को अपनी नीड समझनी पड़ेगी। मैनेजमेंट को ये समझना पड़ेगा कि एम्प्लॉयज हमारे लिए कितना जरूरी है, और एम्प्लॉयज को भी ये समझना पड़ेगा कि हमारा मैनेजर कितना हमारे लिए जरूरी है। जब जब एक एम्प्लॉय अपनी प्रॉब्लम को अपने मैनेजर के साथ सजेस्ट करने मतलब बातचीत करने के लिए जाए या कोई एडवाइस लेने के लिए जाए, तो मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको गौर से सुने और उनके सजेशन को वेलकम करे।
ठीक है। इसी के साथ क्या होगा बेटा, वर्कर्स को ये अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर सके, ठीक है, क्योंकि जब डिस्कशन होगा ना बेटा तभी कॉपरेशन की फीलिंग आएगी। आप समझो बेटा, अगर एक अच्छा मैनेजमेंट कॉपरेट नहीं करता है एम्प्लॉइज को, तो एम्प्लॉइज का मैनेजमेंट से भरोसा उठ जाता है, फिर हड़ताल वगैरह हो जाती है, काफी सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं बेटा, है ना, फिर दूसरी जगह पे क्या करते हैं बेटा, नौकरी तलाशते हैं। तो इससे क्या होता है बेटा, हम कहते हैं कहीं ना कहीं इनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में। तो कॉपरेशन का माहौल क्रिएट होना चाहिए बेटा, एक मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एक साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या है, एक मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंपनी के अंदर कॉपरेशन वाला माहौल बना के रखे बेटा, एक प्रॉपर सिस्टम हो कम्युनिकेशन का वर्कर्स के बीच में, मैनेजमेंट के बीच में, ताकि वर्कर्स अपनी समस्याओं को लगातार ऊपर के मैनेजर्स तक पहुंचा सके। और मैनेजर्स की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उनकी समस्याओं का समाधान करे, किसके साथ बेटा, वर्कर्स के साथ मिलकर। तब जाके क्या होगा बेटा, एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के दिल में कॉपरेशन की फीलिंग आएगी कि नहीं, मैनेजमेंट हमारा काम करता है। ये कब होगा बेटा, जब एक प्रॉपर सिस्टम होगा कम्युनिकेशन का और अपर मैनेजमेंट सुने बात को, वर्कर्स की बात को सुनना चाहिए, ऐसा नहीं कि धुतकार दे, अगर धुतकार देगा तो काम नहीं बन पाएगा। तो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, कॉपरेशन की फीलिंग होनी चाहिए बेटा, सहयोग की फीलिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम नॉन कॉपरेट करेंगे, कॉपरेट करना है बेटा आपको। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? तो यहां पे टेलर साहब क्या बोल रहे हैं अपने तीसरे प्रिंसिपल्स में कि कॉपरेशन की फीलिंग होनी चाहिए एक मैनेजमेंट के अंदर, तब और वर्कर्स के बीच में, तब जाके एक मैनेजमेंट अच्छी तरीके से ग्रो हो पाएगा। क्लियर है बेटा, तीसरा प्रिंसिपल। चौथा प्रिंसिपल हम देखते हैं, क्या बात हो रही है बेटा, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज एंड हर इंटरेस्ट, एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ये क्या बात हो रही है, देखते हैं बेटा। इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। कोई भी कंपनी कितना इफेक्टिव होगी ये डिपेंड करता है कि उसके वर्कर्स कितने इफेक्टिव हैं। अगर वर्कर्स से बहुत ज्यादा इफेक्टिव तो जाहिर सी बात है कंपनी की ग्रोथ भी बहुत ज्यादा होगी, और वर्कर्स से बिल्कुल ही नॉन इफेक्टिव तो कंपनी की ग्रोथ भी क्या होगी बेटा, नॉन इफेक्टिव होगी। और वर्कर्स की एफिशिएंसी किसके ऊपर डिपेंडेंट है कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है या नहीं दी गई है सिलेक्शन होने के बाद। भाई वर्कर्स एफिशिएंट होकर कब काम करेंगे, जब उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली होगी। तो यहां पे टेलर साहब क्या कहना चाहते हैं कि जब जब आप किसी एम्प्लॉय को कंपनी के अंदर सिलेक्ट करते हो तो सिलेक्ट करने के बाद एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए उसको, उसके काम से रिलेटेड प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवाने के लिए। क्या बोलना चाह रहे हैं टेलर साहब कि जब जब आप किसी एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हो तो रिक्रूट करने के बाद उसका एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए ताकि उसको अपने काम से रिलेटेड प्रॉपर ट्रेनिंग मिल सके। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? और यहां पे टेलर साहब ये भी कहना चाह रहे हैं कि हर ईच एंड एवरी एम्प्लॉय को आप जो काम दे रहे हो वो उसकी एबिलिटी और उसके इंटरेस्ट के हिसाब से दो। इससे क्या होगा बेटा, एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय अपनी 100% एफिशिएंसी के साथ काम करेगा और ये एम्प्लॉय के लिए भी बढ़िया रहेगा और मैनेजमेंट के लिए भी बढ़िया रहेगा। तो चौथा प्रिंसिपल क्या बोलता है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज एंड हर इंटरेस्ट, एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। जब एक इंडिविजुअल 100% एफिशिएंसी के साथ काम करेगा तो कंपनी भी ग्रो करेगी, लेकिन उस इंडिविजुअल के 100% एफिशिएंसी से काम करवाने के लिए क्या जरूरी है कि जब उसका रिक्रूटमेंट करा जा रहा है तो रिक्रूटमेंट के बाद उसको उसके काम से रिलेटेड एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए और इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाए कि वो अपनी एबिलिटी और अपने इंटरेस्ट को बढ़ा सके। इस तरीके से जब वो काम करेगा बेटा तो जाहिर सी बात है उसकी एफिशिएंसी भी निकल के आएगी और कंपनी की एफिशिएंसी भी निकल के आएगी। तो ये चार प्रिंसिपल्स है बेटा जो वर्कर्स के ऊपर फोकस करते हैं, जो टेलर साहब कहना चाहते हैं। पहला, साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब, यानी कि किसी भी काम को करने से पहले सोचो और हिट और ट्रायल मेथड को फॉलो मत करो कि जैसा पहले करते आ रहे थे वैसा का वैसा ही अभी करना है, ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल क्या बोला, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में एक हार्मोनियस रिलेशनशिप होना चाहिए ताकि कंपनी ग्रो कर सके। तीसरा हमने प्रिंसिपल क्या समझा बेटा, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, जो कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल का ही क्या है, एक एक्सटेंशन। इसमें क्या बात हो रही है कि वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए ताकि वर्कर्स अपनी बात को मैनेजमेंट तक पहुंचा सके और मैनेजमेंट उनकी बात को सुने भी सही ताकि कॉपरेशन की फीलिंग उनके दिलों में आ सके। और चौथा प्रिंसिपल हमने क्या पढ़ा बेटा, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज एंड हर इंटरेस्ट, एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसमें क्या बात हुई कि जब जब आप किसी एम्प्लॉय को 100% इफेक्टिवनेस के साथ काम करवाना चाहते हैं तो उसके रिक्रूटमेंट के दौरान उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग देना जरूरी है और उसकी एबिलिटी और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपने उसको काम दिया और ट्रेनिंग भी वैसी दी तो 101% वो इफेक्टिव रहते हुए काम करेगा और कंपनी भी क्या करेगी बेटा, ग्रो 100% करेगी। ये थे बेटा चार प्रिंसिपल्स किसके बेटा, टेलर साहब के। आई होप आपको ये चारों के चारों प्रिंसिपल्स समझ में आए होंगे। क्लियर है क्या बेटा? अब हम देखते हैं बेटा टेक्निक्स कि साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की आखिर तकनीकें क्या हैं। ये भी टेलर के जरिए दी गई है बेटा कि आखिर टेक्निक्स क्या क्या होती है। याद रखना बेटा, फेयो साहब के जो प्रिंसिपल्स है वो मैनेजमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं और टेलर के जो प्रिंसिपल्स है बेटा वो वर्कर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। हालांकि इसके बाद जो मैं लेक्चर लेके आऊंगा बेटा वो लास्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 4, उसमें हम पूरी तरीके से हम कंपेयर करेंगे बेटा फेयोल के प्रिंसिपल को टेलर के प्रिंसिपल से कि दोनों के बीच में आखिर क्या क्या चीजें सेम है और क्या क्या चीजें अलग है। क्लियर है बेटा? तो चलिए टेक्निक्स क्या क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट की। तो पहली टेक्निक क्या बताते हैं टेलर साहब, फंक्शनल फॉरमैनशिप। फॉरमैनशिप का मतलब क्या होता है बेटा, इंस्ट्रक्शन देने वाला व्यक्ति।
इसे हम मैनेजर की तरह भी समझ सकते हैं। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो देखिए, टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सुपरविजन, अगर आपको सुपरविजन की क्वालिटी इंप्रूव करनी है, टेलर डेवलप द आइडिया ऑफ फंक्शनल फॉर्मेनशिप। तो टेलर ने कौन सा आइडिया दिया है बेटा? फंक्शनल फॉर्मेनशिप का दिया। याद रखना बेटा, प्रिंसिपल्स तो उसने 4 ही दिए हैं टेलर साहब ने, हम बात कर रहे हैं अब टेक्निक्स की। ठीक है, तो टेलर ने कौन सी टेक्निक दी है बेटा? फंक्शनल फॉर्मेनशिप की। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ही बिलीव्स दैट सिंगल फॉर्मेनशिप may not be competent to supervise all functional matters। टेलर का यह मानना है कि सिंगल इंस्ट्रक्टर या सिंगल मैनेजर काफी नहीं है सभी फंक्शनल मैटर्स को सुपरवाइज करने के लिए। सो टेलर ने क्या बोला है कि मिनिमम 8 स्पेशलिस्ट होने चाहिए बेटा किसी काम को सुपरवाइज करने के लिए, गाइड करने के लिए और वर्कर्स को इंस्ट्रक्ट करने के लिए। फॉर्मेनशिप का मतलब क्या होता है? फॉर्मेनशिप का मतलब होता है बेटा इंस्ट्रक्शन देने वाला। तो यहां पे टेलर साहब क्या कहते हैं कि एक इंडिविजुअल या एक सिंगल इंस्ट्रक्शन देने वाला व्यक्ति पूरे फंक्शनल मैटर्स को सुपरवाइज नहीं कर सकता। यहां पे टेलर साहब ने क्या बोला है कि कम से कम 8 स्पेशलिस्ट होने चाहिए बेटा काम को सुपरवाइज, गाइड करने के लिए और वर्कर्स को इंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो इन्होंने फैक्टर्स को 2 डिपार्टमेंट में बांटा है कि एक होना चाहिए प्लानिंग डिपार्टमेंट और एक होना चाहिए प्रोडक्ट डिपार्टमेंट। अब 8 स्पेशलिस्ट होने चाहिए मिनिमम। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर कितने स्पेशलिस्ट होंगे बेटा? 4। और प्रोडक्ट डिपार्टमेंट के अंदर कितने स्पेशलिस्ट होंगे बेटा? 4। हो गए ना बेटा टोटल? अब समझिए, देखा क्या लिखा हुआ है, प्लानिंग डिपार्टमेंट और एक प्रोडक्ट डिपार्टमेंट होगा। एक तो प्लानिंग करेगा बेटा और एक प्रोडक्ट को बेचने का काम करेगा। ईच डिपार्टमेंट शुड बी हेडेड बाय 4 स्पेशलिस्ट टू गिव ऑर्डर और गाइड द वर्कर्स व्हिच आर लिस्टेड बिलो। हर एक डिपार्टमेंट के अंदर 4 स्पेशलिस्ट होंगे बेटा जो ऑर्डर देंगे वर्कर्स को और गाइड करेंगे वर्कर्स को कि उन्हें कैसा काम करना है। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर भी कितने स्पेशलिस्ट होंगे बेटा? 4 स्पेशलिस्ट होंगे। कौन कौन से? अब इनका काम है प्लानिंग करने का। तो पहला स्पेशलिस्ट का नाम क्या है बेटा? स्क्रीन पे देखो फटाफट, रूट क्लर्क। ये रूट क्लर्क क्या है बेटा? ये जो मैनेजर है या ये जो फॉरमैन है ये स्पेसिफाई करेगा रूट ऑफ प्रोडक्शन को, कि रॉ मटेरियल आखिर लेके कहां से आना है या रॉ मटेरियल किस तरीके से आएगा और कहां से आएगा और कितना आएगा। रूट क्लर्क का काम क्या होता है बेटा? ये रूट डिसाइड करता है प्रोडक्शन का, कि रॉ मटेरियल आखिर कहां से आएगा, कितना आएगा और कैसे आएगा। ये रूट डिसाइड करता है प्रोडक्शन का। पहला स्पेशलिस्ट क्लियर हो गया बेटा प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर। दूसरा स्पेशलिस्ट कौन है बेटा? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। नाम से ही क्लियर हो रहा है, इंस्ट्रक्शन यानी कि इंस्ट्रक्ट देगा, दे ड्राफ्ट द इंस्ट्रक्शंस। ये वाला जो फॉरमैन है बेटा ये इंस्ट्रक्शंस को ड्राफ्ट करेगा, किसके लिए? वर्कर्स के लिए, कि वर्कर्स को किस तरीके से एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करना है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का मतलब क्या होता है बेटा? इस वाले फॉरमैन का काम होता है इंस्ट्रक्शंस को बनाना वर्कर्स के लिए, ताकि वर्कर्स किस तरीके से किसी काम को करना है वो इंस्ट्रक्शंस देने का काम किसका होता है? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का होता है। तीसरा कौन सा फॉरमैन होगा बेटा? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये देखेंगे बेटा, ये वाला फॉरमैन देखेगा कि किसी काम को स्टार्ट कितनी बजे किया गया और कितने टाइम तक इसे कंप्लीट करना है। He fixes the time of starting and completion of job। इस वाले फॉरमैन का काम क्या है कि काम कितनी बजे शुरू होना चाहिए और काम कितनी बजे खत्म होना चाहिए। साथ के साथ ये कॉस्ट शीट भी क्या कर रहा है बेटा? मेंटेन करता जा रहा है हर एक जॉब की। और फोर्थ फॉरमैन कौन सा होगा बेटा? आपका डिसिप्लिनेरियन। ये क्या होगा बेटा? ये जो फॉरमैन होगा ये वर्कर्स के बीच में डिसिप्लिन को मेंटेन करेगा। किसको मेंटेन करेगा? डिसिप्लिन को, कि किसी ना किसी वजह से वर्कर्स के बीच में क्लैशेस ना हो जाए। तो वापस से एक बार फटाफट समझते हैं पहली टेक्निक क्या है बेटा? फंक्शनल फॉर्मेनशिप। यहां पे टेलर साहब क्या कहते हैं बच्चों कि एक सिंगल इंस्ट्रक्शन देने वाला काम नहीं आएगा, मिनिमम 8 स्पेशलिस्ट होने चाहिए काम को सुपरवाइज करने के लिए, वर्कर्स को गाइड और इंस्ट्रक्ट करने के लिए। और उसको 2 डिपार्टमेंट्स में 4-4 स्पेशलिस्ट में बांटा गया। प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर 4 स्पेशलिस्ट होंगे और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर भी 4 स्पेशलिस्ट होंगे। प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर पहला होगा बेटा रूट क्लर्क। इसका काम है प्रोडक्शन के रूट को स्पेसिफाई करना, कि रॉ मटेरियल कहां से आएगा, कितना आएगा, कैसे आएगा। दूसरा फॉरमैन कौन सा होगा? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इसका काम है बेटा इंस्ट्रक्शंस को ड्राफ्ट करना वर्कर्स के लिए, ताकि वर्कर्स को कैसे काम करना है वो ये बताएगा। तीसरा क्या है बेटा? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। इस फॉरमैन का काम है बेटा कि कौन सा काम किस टाइम पे शुरू करना है और कब खत्म करना है। साथ के साथ ये कॉस्ट शीट को भी मेंटेन करेगा हर एक जॉब की। और एक लास्ट फॉरमैन कौन सा होगा बेटा? प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर डिसिप्लिनेरियन। इस फॉरमैन का काम होगा, इस मैनेजर का काम होगा वर्कर्स के बीच में डिसिप्लिन को मेंटेन करने का। आई होप बेटा आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ रही होगी। फिर भी बच्चों अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं बेटा, और डिस्क्रिप्शन में जाके बेटा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से लेक्चर आ रहे हैं बेटा। आपको बस एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे बेटा। और जैसे जैसे हम 12th बोर्ड के नजदीक पहुंचेंगे बेटा, हम आपके लिए और भी बहुत सारी चीजें लेके आने वाली है। बस आपको क्या करना है बेटा, स्क्रीन पे चल रहे नंबर से आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो बेटा तो आप इस नंबर के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। ईमेल आईडी, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप आपको सब डिस्क्रिप्शन लिंक में देखने को मिल जाएगा, वहां पे भी जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग डिपार्टमेंट के चारों स्पेशलिस्ट समझ में आ गए बेटा, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन।
अब हम पढ़ेंगे किसका बेटा, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट का। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन कौन से 4 लीडर्स होंगे। पहला होगा गैंग बॉस। अब ये गैंग बॉस कौन होते हैं, देखिए बेटा, इस फॉरमैन का काम क्या होता है, ही कीप्स द मशीन्स एंड टूल्स रेडी फॉर ऑपरेशन बाय वर्कर्स। ये क्या करेगा बेटा, मशीन और टूल्स को रेडी रखेगा ताकि वर्कर्स आते क्या करे बेटा, काम में लग जाए, इससे टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर मुझे ये रखा हुआ मिल जाएगा बेटा, तो ये गैंग बॉस का काम है। यहीं से मैंने मार्कर उठाया, फटाफट आपको पढ़ाना मैंने शुरू कर दिया। तो गैंग बॉस का काम क्या होता है बेटा, इस फॉरमैन का काम होता है कि मशीन और टूल्स को रेडी रखना ताकि वर्कर्स आते फटाफट ऑपरेट करना शुरू कर दें, टाइम बच जाए। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा फॉरमैन कौन से होंगे बेटा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, स्पीड बॉस। ये स्पीड बॉस कौन होते हैं बेटा, ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ जॉब। जैसे प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर बेटा टाइम एंड कॉस्ट बॉस थे ना बेटा, वैसे ये स्पीड बॉस थे, है ना। अब वो था प्लानिंग डिपार्टमेंट और ये है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अभी पढ़ा ना बेटा हमने प्लानिंग डिपार्टमेंट में, आप देखो बेटा सी वाला पॉइंट, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। इसका काम क्या होता है, किसी भी काम को कब स्टार्ट करना और कब खत्म करना है, उस टाइम को फिक्स करने का काम होता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का। वैसे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर एक व्यक्ति होंगे, एक फॉरमैन होंगे, जिनका नाम क्या होगा, स्पीड बॉस। इसका काम क्या है बेटा, ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ जॉब। ये इस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो देखेगा कि वर्कर्स ने सही समय पे काम को कंप्लीट करके दिया है या नहीं दिया है। तीसरा फॉरमैन कौन होगा बेटा, रिपेयर बॉस। अब नाम से ही क्लियर हो रहा है बेटा, रिपेयर बॉस। इस फॉरमैन का काम है कि मशीन एंड टूल्स को प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में रखे। देखो समझो बेटा, गैंग बॉस का काम है मशीन एंड टूल्स को अपनी फिक्स जगह पे रख देना ताकि वर्कर्स आके वहां से टूल्स को उठा के काम कर सके। रिपेयर बॉस का काम होता है बेटा मशीन और टूल्स में कोई भी अगर खराबी है तो उस खराबी को सही करना। दोनों में कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है बेटा। गैंग बॉस का तो काम है बेटा हर एक चीज को सही जगह पे स्टैब्लिश कर देना ताकि वर्कर्स आते ही उसे उठा के क्या कर दे बेटा, काम करना शुरू कर दे, ठीक है। और रिपेयर बॉस का काम क्या होता है बेटा, रिपेयर बॉस का काम होता है कि वो मशीन एंड टूल्स को प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस में रखे ताकि मशीन और जो टूल्स है वो सही तरीके से काम कर सके। और चौथे फॉरमैन कौन होंगे बेटा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, इंस्पेक्टर। अब ये पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है, ये इंस्पेक्टर कौन से बेटा, ये चेक करेंगे वर्क की क्वालिटी को, कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो किस क्वालिटी का बन रहा है और क्वालिटी कैसी है काम की। तो इसमें कितने फॉरमैन होंगे बेटा, 4। पहला गैंग बॉस जो मशीन्स और टूल्स को रेडी रखेगा वर्कर्स के ऑपरेशन के लिए। दूसरा स्पीड बॉस, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा किसी काम को टाइम पे कंप्लीट करवाने की। तीसरा रिपेयर बॉस, इसकी जिम्मेदारी है मशीन और टूल्स को प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस में रखने की और अगर उसमें रिपेयरिंग की रिक्वायरमेंट है तो वो भी इसी का जिम्मेदारी है सही करवाने की। चौथा इंस्पेक्टर, ये चेक करेगा वर्क की क्वालिटी को कि कैसा काम हो रहा है। ये टेलर बात कर रहे हैं वर्कर्स के ऊपर। और ये पहली टेक्निक थी बेटा कौन सी, फंक्शनल फॉरमैनशिप, जिसमें टेलर साहब क्या कहते हैं कि एक इंडिविजुअल सुपरवाइज नहीं कर सकता, मिनिमम 8 स्पेशलिस्ट होने चाहिए किसी काम को सुपरवाइज करने के लिए। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। दूसरा क्या है बेटा, दूसरी टेक्निक बताइए, मेथड को स्टडी करना। अब ये मेथड क्या होता है, अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे बेटा तो एक काम को करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, लेकिन जिस तरीके से सबसे कम कॉस्टिंग आए और एफिशिएंसी ज्यादा आए वो ही हमें मेथड इस्तेमाल करना चाहिए। करने में तो मैंने एक लाइन में खत्म कर लिया, लेकिन फिर भी हम समझते हैं क्या बोल रहे हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ ए मेथड स्टडीज टू फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब। मेथड स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, किसी काम को करने का बेस्ट तरीका ढूंढना, ठीक है। देखिए बेटा एक ही काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन एक ऐसा तरीका जिससे वो काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो, साथ के साथ जो कॉस्ट है वो भी मिनिमम आ जाए। जब ऐसा मेथड मिल जाए तो टेलर साहब क्या कहते हैं, ऐसा ही मेथड मैनेजमेंट के अंदर इंप्लाई करना चाहिए ताकि रिजल्ट भी अच्छे मिले और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी हो जाए किसका बेटा, कॉस्ट का। तो टेलर सजेस्टेड दैट मेथड ऑफ प्रोडक्शन शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय द रूल ऑफ थंब बट ऑल द मेथड मस्ट बी ट्राइड इन द ऑर्गेनाइजेशन। सभी मेथड्स को ट्राई करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और जो मेथड सबसे बढ़िया बेनिफिट लेके आ रहा है मिनिमम कॉस्ट के साथ उसे ही सेलेक्ट करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ही काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जिससे मैक्सिमम बेनिफिट मिले वो भी मिनिमम कॉस्ट के साथ, उसी मेथड को हमें क्या करना है बेटा, कंपनी के अंदर अडॉप्ट कर लेना है। ये बात कौन बोल रहे हैं बेटा, आपके ये बात बोल रहे हैं आपके टेलर साहब। तो दूसरा याद रह जाएगा बेटा मेथड स्टडी, एक ही काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हमें वो तरीका लेना है बेटा जो सबसे ज्यादा बेनिफिट दे, साथ के साथ कॉस्टिंग को भी मिनिमम रखे, वो ही मेथड सबसे बेस्ट है और उसी को ही मैनेजमेंट के अंदर अप्लाई करना चाहिए। ये दूसरी टेक्निक बताते हैं बेटा टेलर साहब। तीसरी टेक्निक क्या बोलते हैं बेटा, मोशन को स्टडी करना। मोशन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। देखिए बेटा कभी कभार क्या होता है कंपनी के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रेगुलर मूवमेंट होने की वजह से क्या होता है बेटा, टाइम कंज्यूमिंग टास्क लग जाता है। इसको थ्योरी से समझो पहले। मोशन स्टडी रिफर्स टू स्टडी मूविंग लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट, सिटिंग एंड चेंजिंग पोजीशन। मोशन का मतलब क्या होता है, किसी सामान को उठाना, रखना, बैठना और अपनी पोजीशन को चेंज करना। जिससे क्या होता है बेटा, अननेसेसरी मूवमेंट से क्या होता है बेटा, काफी सारा टाइम लगता है जॉब को एफिशिएंटली काम करने में। तो टेलर यहां पे क्या बोलते हैं कि स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करो
और वेरियस सिंबल्स देखो, जिससे कि कहां कहां पे हमें पता लगता है कि कौन सा मोशन जो है वेस्ट हो रहा है। उससे हम क्या करेंगे बेटा, उस वेस्टेज ऑफ मोशन को कम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं और नीचे जमीन पे एक चीज रखी हुई है, तो मुझे उसे उठाने के लिए बार बार क्या करना पड़ेगा बेटा, झुकना पड़ेगा। तो झुकूंगा फिर उठूंगा तो समय जाएगा। अब मैंने इस मार्कर को क्या कर दिया, सामने वाली टेबल पे रख दिया। अब यहीं से मैं इसको उठा लूंगा, तो यहाँ पे मेरा टाइमिंग कम हुआ ना, क्योंकि मुझे शरीर को बेंड नहीं करना पड़ रहा है। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे बेटा? जमीन पे पड़ा हुआ रहता तो मुझे बार बार बेंड होकर ऊपर से निकालना पड़ता, लेकिन अब यहीं पर ही पास में मेरी टेबल रखी हुई है, मैंने यहीं से मार्कर को उठा लिया, तो मेरा बेंड होने का टाइम बच गया ना बेटा, मोशन मेरा बच गया ना। तो यहां पे टेलर साहब क्या बोलते हैं कि जो अनप्रोडक्टिव मोशन है, यानी कि जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन मोशंस को क्या करना है, हमें रिमूव करना है। ठीक है, तो वही बताया गया है बेटा कि मोशन स्टडी पढ़ने का क्या फायदा है, मोशंस विच आर प्रोडक्टिव, मोशंस विच आर अनप्रोडक्टिव एंड मोशन विच आर इंसिडेंटल। जैसे फॉर एग्जांपल एक दुकान है बेटा और उसका गोडाउन है 1 किलोमीटर दूर, तो वहां से सामान जाएगा फिर आएगा, उसमें समय बहुत जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत लगेगी। तो आपने क्या किया, दुकान के ऊपर ही जस्ट क्या बना दिया बेटा, गोडाउन बना दिया। अब फटाफट ऊपर गए और सामान लेके आ गए, अब इससे टाइम भी बचा और आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बची। मोशन को स्टडी करना है, वो मोशन जो अनप्रोडक्टिव है उन्हें हटाना है, और जो मोशन प्रोडक्टिव है उनको क्या करना है, रखना है। अब मैं बार बार नीचे झुक झुक के पेन उठा रहा हूं तो बैंड होने में समय जा रहा है, लेकिन यहीं से उठा लिया मैंने, तो ये क्या हो गया बेटा, ये मोशन मेरा प्रोडक्टिव हो गया। तो मोशन को स्टडी करना, ऐसे मोशन जो अनप्रोडक्टिव है, जो ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, उनको हटाना है, और ऐसे मोशन जो प्रोडक्टिवनेस लेके आ रहे हैं कंपनी के अंदर, मोशंस को इंक्लूड करना है। पहले 1 किलोमीटर दूर जाके गोडाउन से सामान भर के लाया करते थे, उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और टाइम बहुत ज्यादा जाता था, लेकिन दुकान के ऊपर ये गोडाउन बना लिया गया है, फटाफट ऊपर से कोई सामान नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, मोशन को प्रोडक्टिव बना दिया। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? तो मोशन को ऐसे स्टडी करना है। और फोर्थ क्या बताते हैं बेटा टेलर साहब, टाइम को स्टडी करना है। ये टाइम क्या है बेटा, टाइम इज मनी। कोई व्यक्ति अगर आपको समय दे या पैसा दे, बात एक ही होती है। टाइम स्टडी क्या है? Time study is the technique used to measure the time that can be taken by an average worker to perform a that can be well defined job on the basis of various observations. The standard time is fixed. टाइम स्टडी का मतलब ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम ये फाइंड करते हैं कि एक एवरेज वर्कर को किसी एक काम को करने में कितना टाइम लग रहा है। इसको एग्जांपल से समझो। देखिए बेटा, एक वर्कर को एक कार्डबोर्ड बनाने में 30 मिनट लगते हैं। एक वर्कर को कार्डबोर्ड बनाने में 30 मिनट लगते हैं। ठीक है, एक कार्डबोर्ड बनाने में 30 मिनट लगते हैं, यानी कि 1 घंटे में वो कितने कार्डबोर्ड बनाएगा, 2। और अगर वो 8 घंटे काम कर रहा है बेटा, और 8 घंटे में से वो सिर्फ 1 घंटे लंच कर लेता है, तो यानी कि उसने 7 आवर्स काम किया। अब वो 1 घंटे में 2 कार्डबॉक्स बना रहा था, तो 7 आवर्स में वो कितने कार्डबॉक्स बनाएगा बेटा, 14 कार्डबोर्ड्स बनाएगा। ये आपको पता है बेटा। तो अब ये क्या हुआ, हमने एक स्टैंडर्ड टास्क सेट कर दिया, यानी कि किसी काम को कंप्लीट करने का टास्क क्या कर दिया कि एक व्यक्ति 7 घंटे में 14 कार्डबोर्ड्स बनाएगा। अब इससे हमें पता चल जाएगा कि वो कितना एफिशिएंट है। अगर एक व्यक्ति 7 घंटे में 15 या 16 कार्डबोर्ड बना देता है, तो जाहिर सी बात है उसकी इफेक्टिवनेस क्या है बेटा, ज्यादा है, और उसको उसी हिसाब से पेमेंट करी जाएगी। लेकिन एक व्यक्ति, भाई स्टैंडर्ड तो हमें पता लग गया कि एक एवरेज वर्कर को 1 घंटे के अंदर वो 2 कार्डबोर्ड बना लेता है, एवरेज। अब वो अपनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो हो सकता है वो 7 घंटे में कितना बना ले बेटा, 16-17 भी बना ले। तो जाहिर सी बात है ये एम्प्लॉय कैसा है, इफेक्टिव एम्प्लॉय है, तो उसको सैलरी भी ज्यादा दी जाएगी। और एक ऐसा एम्प्लॉय है बेटा जो एवरेज बेटा 14 बनाने हैं 7 घंटे में, लेकिन वो बनाई 10-12 रहा है, तो जाहिर सी बात है इस एम्प्लॉय की क्या आ रही है बेटा, इफेक्टिवनेस कम आ रही है। इसको थोड़ा समय देना पड़ेगा, इस पे काम करना पड़ेगा, और इसकी इस हिसाब से स्टैंडर्ड टाइम सेट किया जाएगा, और इसका इसी हिसाब से पैसे को भी सेट किया जाएगा। तो यहां पे टाइम स्टडी करने की बात कर रहे हैं कौन बेटा, टेलर साहब। कि कोई टाइम स्टडी को मेजर करने से पता चल जाता है बेटा कि एक एवरेज वर्कर किसी काम को करने में कितना टाइम ले रहा है और उसकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी कितनी आ रही है। जैसा कि हमने अभी ये देखा कि एक कार्डबोर्ड बनाने में 30 मिनट लगते हैं एवरेज व्यक्ति को, तो 1 घंटे में 2 बना रहा है और 7 घंटे में 14 बना रहा है। अब एक वर्कर ने बेटा 15-16 बना लिए, तो वो जाहिर सी बात है हायर इफेक्टिव निकल गया। और एक वर्कर जो है बेटा वो 12 या 13 ही बना रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी क्या आ गई है बेटा, कम आ गई है, तो उस पर हमें काम करना पड़ेगा। तो ये होती है बेटा टाइम स्टडी। और क्या टेक्निक्स है, अच्छा आज इतनी ही टेक्निक्स है, आज हमने सिर्फ 4 टेक्निक्स पढ़ी। तो फटाफट से एक बार रिकॉल कर लेते हैं बेटा, हमने क्या देखा, फटाफट से हमने क्या देखा बेटा कि टेलर साहब ने 4 प्रिंसिपल्स बताए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। फेयोल ने बताए थे 14, टेलर साहब ने बताए हैं 4। साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, और इसी के एक्सटेंशन कौन था बेटा, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। और एक हमने पढ़ा था बेटा कि हर एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट देखना है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है काम करते वक्त। टेक्निक्स हमने देखी बेटा, फंक्शनल फॉर्मेनशिप के सिर्फ एक लीडर नहीं होना चाहिए, कम से कम मिनिमम 8 सुपरवाइजर्स वाइजर्स होने चाहिए। उसके बाद हमने प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के 4 लीडर्स के बारे में बात करी। फिर हमने मेथड स्टडी को देखा कि सबसे बेस्ट काम करने का जो तरीका है जिससे मिनिमम कॉस्ट लग रही है वो इस्तेमाल करें। मोशन जो प्रोडक्टिव है उनको रखना है और जो अनप्रोडक्टिव है उन्हें हटाते चलना है। और टाइम को स्टडी करना है कि एक एवरेज वर्कर किसी काम को करने में कितना टाइम ले रहा है, उसके हिसाब से उसकी सैलरी को भी डिसाइड करने का यहाँ पे हमें प्लस पॉइंट मिल जाता है। और इस तरीके से बेटा आज का हमारा लेक्चर होता है ये कंप्लीट।
एक लेक्चर नंबर 4 और लगेगा बेटा, वो लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। उसके बाद ये चैप्टर जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लेक्चर नंबर 3 लेके आएंगे, चैप्टर नंबर 3 लेके आएंगे जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। कोई भी बच्चों अगर आपको डाउट रहे इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और वहां पे भी आप हमसे अपने डाउट पूछ सकते हैं। नोट्स बनाते चलो बेटा साथ के साथ। इस चैप्टर की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाएगी, आप वहां से चाहें तो प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। और आपको क्या करना है बच्चों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है बेटा। बहुत ही जबरदस्त तरीके से वीडियो बनती जा रही है आपके लिए, आगे और भी शानदार वीडियो लेते आएंगे। बस आपको क्या करना है बेटा, चैनल को दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा लेवल पे शेयर करो। फ्री एजुकेशन मिलने वाली है आपको यहाँ पे क्लास 12th बोर्ड से रिलेटेड। 11th क्लास के लेक्चर्स भी हम जल्दी आपके लिए लाना शुरू करेंगे बेटा, लेकिन 12th की अभी हम थोड़ा ज्यादा वेटेज दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 11th को इग्नोर करेंगे। 11th क्लास के भी लेक्चर्स आपके लिए धीरे धीरे बन रहे हैं, वो भी हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए। बस आपको क्या करना है बच्चों, हमारे साथ जुड़े रहना है। वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक करना है, शेयर करना है। कोई भी डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़ना है बेटा। बहुत ही जबरदस्त तरीके से लेक्चर बन रहे हैं, बस आपको हमारा सपोर्ट बना के रखना है बेटा। आगे भी ऐसे ही शानदार लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। जल्दी ही मिलूंगा बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 4 से आपके साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो, मस्त रहो। थैंक यू, बाय बाय।